चलिए तो पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करें। मॉडल पेपर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। बोला है द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज डेवलप बाय। बोला मोटिवेशन का जो नीड थ्योरी है वो किसने डेवलप किया था? किसने किया था बताओ? अब्राहम मैस्लो। बात समझे ना? एच मैस्लो ऑप्शन में है ना, कर दीजिए अब्राहम मैस्लो। अब आइए देखिए नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। देखिए नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन का मतलब होता है, हाईलाइट करते रहेगा, जो अगर गलत होगा तो ठीक कर लीजिएगा, मार्क्स से कोई इशू नहीं है। द नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन इज, नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन जो है वो कौन सा है? नॉन मॉनेटरी मतलब वो कौन सा मोटिवेशन है इसमें से जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो पेपर है इसमें इस पे 5 चैप्टर का क्वेश्चन है हम लोग का, मतलब 6 चैप्टर सॉरी 2 यूनिट हम लोग अभी तक सॉल्व किए। 32 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट किया हम लोग अभी तक। इसमें आपका मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, लीडरशिप, कंट्रोलिंग, इसमें सारा सेक्शन से क्वेश्चन दिया हुआ है कम बेसी करके। बस समझे ना, 60 क्वेश्चन है टोटल। तो बाबू नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन कौन सा है? मतलब वो कौन सा मोटिवेशन है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अपॉर्चुनिटी को ऑफ प्रमोशन, जॉब का सिक्योरिटी, वर्किंग इन्वायरमेंट, या फिर ऑल ऑफ दीज, इसमें किसी में भी मनी इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग नॉन मॉनेटरी कहते हैं। अगला है फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन इज। मोटिवेशन का फर्स्ट स्टेप, किसी को जब आप मोटिवेट करने जाते हो, प्लीज समझिए, किसी को जब आप मोटिवेट करने जाते हो उसका पहला स्टेप क्या होता है? पहला सबसे पहले आप क्या करते हो? उसका नीड समझते हो, उसको स्ट्रेस से रिलीफ देते हो, उसका नीड को सेटिस्फाई करते हो और एफर्ट देते हो उसका नीड को फुलफिल करने के लिए। तो देखो मोटिवेशन तो बाद में होगा, नीड को फुलफिल बाद में करेंगे, पहले नीड समझेंगे तब तो आंसर होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। अगला है हर्जबर्ग इन हिज थ्योरी पुट एम्फेसिस ऑन। हर्जबर्ग ने फोकस किया था किस चीज के ऊपर? हर्जबर्ग ने फोकस किया था अपने थ्योरी में किस चीज़ के ऊपर? हाइजीन थ्योरी के ऊपर, मेंटेनेंस फैक्टर के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर? तो हर्जबर्ग ने फोकस किया था मोटिवेशन थ्योरी के ऊपर। तो मोटिवेशन थ्योरी में किस चीज़ के ऊपर उन्होंने फोकस किया था? हाइजीन के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, या बोथ ए एंड बी? बोथ ए एंड बी, राइट। उसके दाइए कितना नंबर बाबू? क्वेश्चन नंबर 5 में आइए ना। द थ्योरी एक्स एंड वाई, थ्योरी एक्स और वाई में क्या मतलब? थ्योरी एक्स और वाई जो था वो डेवलप हुआ था किस चीज को लेकर के? वॉज डेवलप बाय, कौन डेवलप किया था बताइए? मैस्लो, हर्जबर्ग या मैकग्रेगर? मैकग्रेगर। अकॉर्डिंग टू एक्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एक्स थ्योरी पीपल आर। एक्स थ्योरी के हिसाब से लोग कैसे होते हैं? हमने आपको पढ़ाया था एक्स कैटेगरी के हिसाब से लोग नालायक होते हैं। दे आर नॉट मोटिवेटेड बाय देमसेल्व्स, दे डू नॉट वर्क लव टू वर्क बाय देमसेल्व्स। उनको काम करना खुद से तो पसंद है नहीं, तो एक्स कैटेगरी के लोग नालायक होते हैं। तो बोला इसमें से कौन सा बात एक्स कैटेगरी के लोगों को सूट करता है बताइए? डायरेक्टेड बाय अदर्स, सेल्फ डायरेक्टेड, मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग। आंसर क्या होगा? डायरेक्टेड बाय अदर्स। ये लोग को कोई और डायरेक्ट करता है, ये लोग को और कोई गाइड करता है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो प्राइमरी नीड ऑफ एम्प्लॉय इज। मैस्लो के हिसाब से एक वर्कर के ज़िंदगी में सबसे पहले क्या चाहिए होता है? फिजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड। क्या होगा बताइए? सबसे पहले आदमी को फिजिकल नीड, रोटी, कपड़ा, मकान। अगला में आइए, मोटिवेशन इंक्रीज, मोटिवेशन बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है? प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, डिग्री ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, या फिर ऑल ऑफ दीज? यस, ऑल ऑफ दीज। चलो वाई थ्योरी कौन सा लीडरशिप को फेवर करता है? ये भी हमने देखो इस पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन था। तो बोला वाई थ्योरी क्या फेवर करता है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लेसेफे लीडरशिप, या फिर नन ऑफ दीज? डेमोक्रेटिक। क्योंकि वाई कैटेगरी, देखो यहाँ पर वाई कैटेगरी के लोग बहुत अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं, तो उनको अगर आप पार्टिसिपेट करने दोगे तो काम अच्छा होगा। तो आंसर होगा डेमोक्रेटिक।
उसके बाद आइए, उसके बाद आइए, कितना नंबर बाबू? 10 में आइए। मोटिवेशन का इसमें क्या खूबी है? मोटिवेशन ह्यूमन नीड के रिलेटेड होता है, नीड ओरिएंटेड, ह्यूमन नीड ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूअस होता है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। क्या होगा? बोथ ए एंड बी। कर लीजिए बाबू, ठीक बस में ना। तो गलत हुआ सही हुआ उससे मतलब नहीं है, सही करना है और इसको प्रिपेयर करना, बात खत्म। और ऐसे आपको मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का धीरे धीरे देंगे। अब अगला सप्ताह इकोनॉमिक्स का नंबर है, अगला सप्ताह इको का मॉडल टेस्ट होगा आपका, मतलब प्रैक्टिस टेस्ट होगा, जहाँ पे जितना चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए हैं उस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा। यूनिट 1 से क्वेश्चन देंगे। आइए, कितना नंबर में पहुंच गए बाबू? 12। कोऑर्डिनेशन करने के लिए क्या चाहिए? कंट्रोल, कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन या नन ऑफ दिस? कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन करने के लिए कोऑपरेशन चाहिए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन क्या मेंटेन करता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, हाई एम्प्लॉइज मोरल, या फिर ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दिस देखने से अपनापन वाला फीलिंग आ जाता है, लगता है कि यही आंसर होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब होता है एक डायरेक्शन में जाना, डाइवर्सिटी मतलब होता है अलग अलग रिसोर्सेज को एक जगह इंटीग्रेट करना, अलग अलग टाइप ऑफ रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, सबको एक जगह लाना। तो जब अलग अलग नेचर की चीज़ों को आप एक जगह लाते हो, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। कंट्रोल कैसा होता है? आप कंट्रोलिंग का क्वेश्चन शुरू हो गया, देखिए। कंट्रोल फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अगला है कंट्रोल इज एन इसेंशियल पावर विच क्रिएट ग्रुप एंड इंडिविजुअल वर्किंग स्पिरिट एंड मोरल। मतलब कंट्रोल एक ऐसा पावर है जो ग्रुप एफर्ट को और इंडिविजुअल एफर्ट को बढ़ाता है। ये बात किसने कहा था? मनी ने, मुनी, नाम है मुनी, क्या नाम है बाबू? पगला का नाम देख रहे? मैकफार्लैंड या फिर टेरी एंड नाइल्स। क्या किया आप लोग? हाँ बस कट हाईलाइट कर दीजिए, समझे ना। तो इसीलिए प्लीज़ जो लोग बच्चे लोग टेस्ट नहीं दिए किसी भी रीज़न से, अगले बार से आप ये कोशिश करेंगे कि आप एब्सेंट ना हो। अगर बाय द वे किसी दिन इस बैच में नहीं आ पाए, उस बैच में आके टेस्ट दे देंगे, लेकिन क्या प्रैक्टिस टेस्ट देना है। क्यों? आप टेस्ट दिए, आपका 30 आया, 40 आया, 10 आया, 20 आया, उससे मतलब नहीं है। जब आप टेस्ट दिए ना तो आप पूरा पेपर को पढ़े, और जब आप पेपर को पढ़े और अब आपको हम सॉल्व कराएंगे तो सारा आंसर आपके माइंड में लोड हो जाएगा और आपको समझने में सुविधा होगा। इसलिए कुछ बच्चे क्या किए, बगल वाला का छाप दिए। तो सबसे अच्छा एग्जाम उन बच्चों का होता है जो बच्चे क्या करते हैं, बगल वाला, जैसे खास करके मान लीजिए स्टैट्स का टेस्ट होता है, दो दोस्त है, एक दोस्त को कैलकुलेशन कर रहा, दूसरा दोस्त बैठ के देख रहा है, बोले हो गया तो मार दिया ना, टीका हम भी मार दे रहे लो। ऐसे तो नहीं होगा बाबू, ऐसे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी कोचिंग का देखो, आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा, कोचिंग का, क्योंकि देखो बहुत बच्चे चीटिंग करके लेके टेस्ट दिए थे, हम देखिए भी आपको, लेकिन टेस्ट के बीच में बोलेंगे तो माहौल खराब होगा क्लास का, इसलिए हम बोलते नहीं है। और आप लोग इतने बड़े हैं, बोलने में अच्छा भी लगता है ना सब चीज़। तो देखिए आपको बता रहे हैं, जब भी आप कोचिंग का टेस्ट देंगे ना, चीटिंग करके नहीं देंगे, आपको हम सजेशन दे रहे। हम मेरे पास नहीं, कहीं भी किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, कोई भी सर के पास पढ़ते हैं, ट्यूशन का टेस्ट कभी चीटिंग करके नहीं देना चाहिए। हम लोग क्या होते हैं, ट्यूशन का टेस्ट चीटिंग करके ही देना चाहिए। क्या है, बोर्ड में चीटिंग मारना, बोर्ड में जाना, अगर मौका मिले तो चीटिंग मारना। यहाँ पे ट्यूशन का टेस्ट में आप चीटिंग मारेंगे, आपका 50 है, आपका बगला दोस्त का भी 50 है। अब हमको क्या लग रहा, हमको लग रहा है कि मेरा दोनों स्टूडेंट ब्रिलियंट है, जबकि सच्चाई कुछ और है। तो इससे क्या होगा, मेरे माइंड में आपके लिए एक पॉजिटिव इमेज बन रहा है कि आप बहुत तेज है पढ़ने में, हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं आपको, अलग से एक्स्ट्रा नहीं देंगे। अगर हमको लगेगा कि आप वीक हो तो आपको अलग से बुला के क्लास कराएंगे, समझ रहे? तो बात समझ रहे ना, पर वैसे लगना तो चाहिए। लेकिन आप लोग तो सब ब्रिलियंट, सबका 50-50-50 मेरी मार्क्स आ रहा है, 40-40-40, जितना दोस्त है 49-49-49। तो ऐसे नहीं होता है। पर आप लोग में बहुत बच्चे लोग बहुत अच्छे भी है, एक साथ बैठते हैं, फ्रेंड भी है, फिर भी लोग देख के नहीं करते। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छा है कुछ बच्चों के अंदर। देखिए कितना नंबर हो गया आप बताइए? 12 ना, 15, 14 हो गया। मैकफार्लैंड होगा, हाईलाइट कर लीजिए, टिक मार लीजिए अच्छे से, गलत है तो टिक कर लीजिए। अगला है स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है बाबू कि अ लीडर, हाउ मेनी सबऑर्डिनेट आर अंडर मी, मतलब मेरे अंदर में क्या दो सबऑर्डिनेट है, हम एक तो लीडर है, मेरे अंदर में कितना जूनियर स्टाफ है, इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। बोला स्पैन ऑफ कंट्रोल किस चीज़ पे डिपेंड करता है? परफॉर्मेंस के ऊपर, डेविएशन के ऊपर, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल स्टैंडर्ड के ऊपर, या नन ऑफ दीज। तो क्या होगा आंसर बताइए? अच्छा वो हम दूसरा पढ़ दिया ऑप्शन, स्किल के ऊपर, डेलीगेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर, या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज।
इसीलिए तो किसी का 18-20 नंबर से कम नहीं है, क्या है 15-20 तो ऑल ऑफ दीज है इसमें। देखिए उसका देखिए, कंट्रोलिंग का मेन बेसिस बताइए, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, डायरेक्टिंग या प्लानिंग। 16, अच्छा देखिए छोटे छोटे लिखा हूं, देखने में दिक्कत हो रहा। फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास में रटवाए थे ये बात आपको हम, परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, डेविएशन करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, या नन ऑफ दीज। स्टैंडर्ड बनाते हैं बाबू, किए थे आप लोग पसंद में। अगर कोई क्वेश्चन बहुत इजी है और वो गलत हो गया तो उसको घर में आके और रिवीजन मारिएगा कि मेरा ये वाला टॉपिक से ज़्यादा गलती हो गया। कितना नंबर में आगे बाबू बताइए। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग रिलेटेड है, डिपेंडेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। कंट्रोलिंग का बेसिस कौन होता है बताइए, प्लानिंग। वेरी गुड। कंट्रोलिंग का टेक्निक कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, बोथ ए एंड बी, स्टैटिक होना चाहिए। बोथ ए एंड बी तो होगा वो ठीक है, बट स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स समथिंग विच इज कांस्टेंट, समथिंग विच इज फिक्स्ड, समथिंग विच डज नॉट चेंज, जो नहीं बदलता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, स्टैटिक। क्या बोलते हैं, स्टैटिक। तो ये वाला मीनिंग समझा दिया आपको, क्योंकि कभी क्वेश्चन में आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा बाबू। चलिए आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देयर आर डैश प्रोसीजर फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। बोला अगर बाहर से हम लोग स्टाफ को बुलाते हैं तो रिक्रूटमेंट का क्या क्या तरीका होता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का क्या क्या तरीका है। यहाँ पर सारा ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का तरीका बहुत सारा होता है, तो ये उसको आप किसी नंबर में कन्फाइन नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा 5 और मोर। 5 और मोर, करेक्शन कर दीजिए बाबू। 5 ही दिया हुआ ना, देखो बात समझिए, आपका सवाल हम समझ गए क्या बोल रहे हैं आप बोल रहे हो 5 तो दिया हुआ है, 5 ही दिया हुआ है। हम क्या बोले 5 और मोर। अगर आप हाईएस्ट नंबर दे रहे हो तो बहुत सारा 7-8 तो मेथड है, बहुत सारा मेथड, 7-8 भी बोलना गलत होगा। देयर आर वैरायटीज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बहुत सारे मेथड्स है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर उसका कोई नंबर से आप उसको कन्फाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम नंबर दे रहा तो उसको ऑप्शन में ऐसे लिखना चाहिए था 5 और मोर। तो यहाँ पर ये गलत है, इसको ठीक कर लीजिए, 5 और मोर ठीक कर लीजिए, ठीक है। मार्क कह देंगे, बोले 1 मार्क्स बढ़ा दीजिए। नहीं आएगा ना, क्योंकि बोर्ड वाले लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे, तो टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। देखिए आप किसी का मार्क्स अगर बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं बाबू, ठीक कर लीजिए, अपने से बढ़ा लीजिएगा आप, छोटे छोटे चीज मत बोलिए। देखिए कितना नंबर बाबू, 21। विदाउट ह्यूमन फैक्टर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। बिना इंसान के सारा चीज बेकार है, सारा दुनियादारी बेकार है। बताइए क्या ये बात किसने कहा था? यस, ड्रकर, पीएफ ड्रकर। 22 में आइए। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल पर्सन टूवर्ड्स कंपनी इज कॉल्ड। जब आप पोटेंशियल लोगों का अटेंशन को ड्रॉ करते हो कंपनी के लिए, इसको क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, और या फिर नन ऑफ दीज। रिक्रूटमेंट में हम लोग वैकेंसी लेते हैं, फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद इसमें से कौन सा बात नहीं बाबू, इसमें से कौन सा नॉन मॉनेटरी नहीं है? नॉन मॉनेटरी नहीं है मतलब मॉनेटरी है, क्या होगा आंसर बताइए? बोनस। (24) में आइए। इन केस ऑफ कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, अगर बाहर के लोगों को आप जॉब देते हो, अगर बाहर के लोगों को आप जॉब के लिए बुलाते हो, उस केस में किस बेसिस पर आप जॉब देते हो? उसका एबिलिटी के हिसाब से, उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से, या बोथ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग? इसमें से कौन सा स्टाफिंग का पार्ट नहीं है? रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजिंग, सिलेक्शन या ट्रेनिंग? आंसर क्या होगा? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग बोल के तो कुछ नहीं पढ़े थे हम लोग। अगला है सिलेक्शन। एक पॉजिटिव प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि सिलेक्शन में रिजेक्शन होता है।
अगला में आइए, बोला है व्हाट इज वॉक इन इंटरव्यू। मतलब वॉक इन इंटरव्यू क्या होता है, थोड़ा नया क्वेश्चन था। मतलब वॉक इन इंटरव्यू किसको बोलते हैं? देखिए, वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है जब स्टाफ लोग कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरेगा, डायरेक्टली जाएगा कंपनी में और जा करके इंटरव्यू में बैठ जाएगा। अगर मान लीजिए वैकेंसी ओपन है और वहाँ पे लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू मतलब फॉर्म मत भरिए, कोई फॉर्म वॉर्म फिलअप नहीं करना है, डायरेक्टली आइए और आके इंटरव्यू में बैठ जाइए। तो जब डायरेक्टली आप आ करके इंटरव्यू में बैठ जाते हो, इसको हम लोग बोलते हैं वॉक इन इंटरव्यू। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑप्शंस देखते हैं आइए। क्वेश्चन नंबर 27 बोला वॉक इन इंटरव्यू का मतलब एग्जामिनेशन और वॉकिंग, आपके चलने का स्टाइल को देखना। टू रीच द प्लेस ऑफ इंटरव्यू आफ्टर कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके इंटरव्यू देने जाना। इंटरेस्टेड कैंडिडेट डायरेक्टली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो लोग डायरेक्टली इंटरव्यू में आ जाता है, या नन ऑफ दिस क्या होगा? सी वाला होगा। किए थे आप लोग क्या? ठीक कर लीजिए, आप गलत हो गया तो। स्टाफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होता है? एग्जाम देंगे तब, एप्लीकेशन को एग्जामिन करेंगे तब, डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे तब, या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। ये ऑल ऑफ दीज नहीं होता है ना तो ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ऑल ऑफ दीज होने से फिर सब डाउट खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रिड आर देयर इन ब्लैक एंड मॉर्टन मॉडल। ब्लैक एंड मॉर्टन मॉडल के हिसाब से कितना डब्बा है? 81 है, लेकिन मतलब 9 into 9। 30 में आई। अब स्टाफिंग का क्वेश्चन शुरू हो गया। डैश इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, ट्रेनिंग, राइट। इसमें से कौन सा डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है? मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, प्लानिंग या सुपरविजन? प्लानिंग अलग चैप्टर है, इसके बाद वही चैप्टर पढ़ाएंगे आपको हम। डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ कौन सा लेवल? बोलिए, टॉप लेवल। बहुत बढ़िया। डायरेक्टिंग स्टार्ट्स आफ्टर क्या? डायरेक्टिंग जॉब स्टार्ट होने के बाद होता है, जॉब स्टार्ट होने से पहले होता है, जॉब एंड होने के बाद होता है, या नन ऑफ दिस? बिफोर जॉब बिगिंस, ऑप्शन बी। अगला में आइए, डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का दिल है, ये बात किसने कहा था? मार्शल ई डिस्क। उसका डायरेक्टिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस, या नन ऑफ दीज? इसमें दो आंसर सही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी और यूनिवर्सल प्रोसेस भी। समझ में ना? तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था बोथ, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत हो जा रहा है। इसका आंसर ठीक कर लीजिए, बोथ कर लीजिए, दोनों को हाईलाइट कर लीजिए, कंटिन्यूअस भी और यूनिवर्सल भी। बात समझे ना? कितना हो गया बच्चों? 36 में आइए। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट बाय। डायरेक्टिंग क्या करता है? सुपरवाइज करता है, गाइड करता है, सजेशन देता है, या ऑल ऑफ दीज? यस। अगला बोला है डायरेक्टिंग का लास्ट स्टेप मोटिवेट करना, फॉलो अप करना, कम्युनिकेट करना, या कुछ नहीं करना? फॉलो अप करना। उसके बाद डायरेक्टिंग इज फाउंड इन, डायरेक्टिंग इज फाउंड इन टॉप लेवल, मीडियम लेवल, बॉटम लेवल, 38 वाला। डायरेक्टिंग इज प्रिपरेटरी फंक्शन, कंट्रोलेबल फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, या नन ऑफ दिस? कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रिपरेटरी मतलब होता है पहला फंक्शन, कंट्रोलेबल मतलब कंट्रोल करने वाला, और कंटिन्यूअस मतलब रेगुलर। डायरेक्टिंग इज फाउंड इन विच लेवल? टॉप, मीडियम, बॉटम, या ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ डायरेक्टिंग? इसमें से कौन सा डायरेक्टिंग का काम नहीं है? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन एंड एडवाइस, और है आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो डायरेक्टिंग का काम परफॉर्मेंस चेक करना नहीं है। उसके बाद आइए, लीडरशिप इज बेस्ड ऑन सुपीरियर। लीडरशिप जो है वो सुपीरियर के किस चीज पे डिपेंड करता है? एबिलिटी, अथॉरिटी पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, अकाउंटेबिलिटी पर,
या फिर परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है बेटर कम्युनिकेशन, इंस्पायरिंग कम्युनिकेशन। आंसर यही वाला होगा। नेक्स्ट में आई अगला पॉइंट में देखिए क्या है, 42 लीडरशिप इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लीडर का पर्सनल क्वालिटी, सेल्फ कॉन्शियसनेस या फिर बोथ ए एंड बी। उसके बाद आइए लीडर के अंदर क्या होना चाहिए, बात व्यवहार अच्छा होना चाहिए, इम्पार्शियल व्यवहार होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का क्षमता होना चाहिए या फिर ऑल ऑफ दीज। उसके बाद गुड लीडरशिप क्रिएट, एक अच्छा लीडरशिप क्या क्रिएट करता है, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, लॉयल ग्रुप या ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आइए अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन द लीडरशिप आर ऑफ, मोटिवेशन के लिए 40 लीडरशिप क्या करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी को घटाता है, एडजस्टमेंट करने में फेल हो जाता है या नन ऑफ दिस। क्या होगा बताइए, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ। उसके बाद लीडर मस्ट हैव, लीडर का होना चाहिए डायनामिक पर्सनालिटी, लीडर का होना चाहिए डायनामिक पर्सनालिटी, स्लिप कर लीडर का होना चाहिए डायनामिक पर्सनालिटी। और उसके बाद आपका ऑप्शन में है कहाँ दिखी नहीं, इंटेलिजेंट होना चाहिए आप लोग की तरफ, इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाला होना चाहिए या फिर ऑल ऑफ दीज। उसके बाद अच्छा फॉलोअर किसको बोलते हैं, जो ईमानदार हो, जो आपके बात को मानता हो या फिर दोनों, बोथ। अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन लीडरशिप आर ऑफ 2 टाइप्स। उसके बाद इसमें से कौन सा लीडरशिप का फंक्शन है बताइए, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना, मोटिवेट करना या ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन सा ऑटोक्रेटिक लीडर का खूबी है, नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब जिसके पास सारा अथॉरिटी रहेगा, जो सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखेगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा लीडर है जिसके पास ऑटोक्रेटिक पावर है, नहीं है। ऑटोक्रेटिक लीडर का पावर खूबी नहीं है। अथॉरिटी ऑफ लीडर इज हाईएस्ट, ये सही है। क्रिएटिव लीडरशिप नहीं, जब सारा पावर आप अपने पास रखिएगा तो लीडरशिप अच्छा नहीं होता है, क्रिएटिव उसको नहीं बोलते, यही वाला होगा। बोला कौन सा नहीं है, तो आंसर होगा क्रिएटिव लीडरशिप। ठीक कर लीजिए, गलत हो गया तो। अंडर डेमोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक मतलब होता है जहां आप सबको, अंडर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वर्क प्लान आर परफॉर्म्ड इफेक्टिवली, जो प्लान आप करते हो वो काम अच्छे से होता है, क्विक डिसीजन हम लोग ले पाते हैं, मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होता है, या ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। उसका देखिए अंडर डेमोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक में क्या होता है, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी घटता है, डिसीजन क्विकली लेते हैं, ऑल ऑफ दीज। बोलिए एक बार, बोलिए ना प्लीज, ऑल ऑफ दीज बोलो ना बाबू प्लीज। इसका ऑल ऑफ दीज होगा, देखिए यही बात है, इसमें ऑल ऑफ दीज कहाँ से होगा। अच्छा देखिए, ऑल ऑफ दीज जो लोग बोल रहे हैं आप समझिए, पहले थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 52, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, आप बोल रहे हो ठीक है, प्रोडक्टिविटी घटाता है, उसमें भी आप बोल रहे हो ठीक है, वाह। और उसके बाद डिसीजन क्विकली लेते हैं, ये वाला बात समझ आता है कि चलो ठीक है, ये वाला आप बोल रहे हो आप। लेकिन जब आप ये कहते हो, ये वाला ऑटोक्रेटिक का खूबी होता है। ऑटोक्रेटिक में ना डिसीजन जल्दी लेता होता है, क्योंकि सारा चीज़ बॉस के हाथ में होता है। लेकिन डेमोक्रेटिक में तो पावर बटा हुआ है ना बाबू, तो वहाँ पर तो डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। तो बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं आप, सबसे अच्छा देखिए ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, आप बोल रहे हैं हाँ, घटाता है, उसमें भी बोल रहे हैं हाँ। अगर आप ऑल ऑफ दिस किए हो मतलब आप अनर्थ कर दिए इसमें, क्योंकि आप बोल रहे प्रोडक्शन बढ़ाता भी है घटाता भी है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा करता क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, हर टाइम ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, इससे ये प्रूव हो जाता है। आंसर होगा प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉई इंक्रीज, पहला वाला। अच्छा ईमानदारी से आ रहे प्लीज, कौन कौन बच्चे ऑल ऑफ दिस किए थे अब,
बी ऑनेस्ट। हाँ, एक बच्चे, दो बच्चे बेटा, बहुत बढ़िया, 3 बच्चे, 4 बच्चे, अभी औरत दिसकी है। देखिए नेक्स्ट, अंडर लेसेफे, किसी को याद है लेसेफे, किसी को याद है लेसेफे पढ़ाए थे? लेसेफे का मतलब बताइए ना, आंसर को छोड़िए। लेट देम, राइट, लेट देम डू का मतलब होता है वर्कर को फ्रीडम दे देंगे, जो करना है करने देंगे। बोला है अगर लेसेफे लीडरशिप होता है उसमें कैपेसिटी को कम यूज करते हैं, फॉलोअर अपना काम में बहुत खुश होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी घट जाता है और एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। यस, फॉलोअर्स आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। कर दी जॉब। टेनेनबॉम ने अपना थ्योरी को प्रमोट किया था 19, ये तो ईयर वाला है, रट्टा मार लीजिएगा, 1958, ये याद करने वाला चीज है। फाउंडर ऑफ कंटिन्यूम थ्योरी, टेनेनबॉम जो ना, टेनेनबॉम के थ्योरी का ही नाम है कंटिन्यूम थ्योरी। बोला कंटिन्यूम थ्योरी के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल किस पे डिपेंड करता है? लीडर पे, फॉलोअर पे, सिचुएशन पे, या सब कुछ पर? यस, ऑल ऑफ दीज। फाउंडर ऑफ कंटिन्यूम थ्योरी ऑफ लीडरशिप स्टेट अबाउट, पढ़ाए थे। कंटिन्यूम थ्योरी के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल कितना तरह का होगा बताइए? ये प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी लीडरशिप स्टाइल आर देयर एज पर कंटिन्यूम थ्योरी। तो कंटिन्यूम थ्योरी के हिसाब से 7 स्टाइल पढ़ाए थे, 7। किसी को याद है तो बताइए, तो थ्योरी में क्या लिखा हुआ था? देखिए किसको याद है, कौन बच्चे रिवीजन करके आए? कितना मार्क्स लाए? 50, 55, 52, बताइए किसी को याद है? हाथ उठाओ। कि कंटिन्यूम थ्योरी में बेसिक, कुछ तो बेसिक बात बोला होगा ना, बोलिए। राइट, और कंटिन्यूम थ्योरी में हमने आपको पढ़ाया था कि अथॉरिटी और फ्रीडम में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब हायर द अथॉरिटी। जैसे जैसे उन्होंने आपको, हमने पढ़ाया था कि अकॉर्डिंग टू टेनेनबॉम एक डायग्राम बनाया गया था इस तरह से। इसमें यहाँ पर उन्होंने शो किया था क्या? अथॉरिटी, और यहाँ पर उन्होंने शो किया था फ्रीडम। और उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे अथॉरिटी बढ़ता जाएगा, फ्रीडम धीरे धीरे क्या होगा? वो घटता जाएगा। जैसे जैसे अथॉरिटी बढ़ेगा तो फ्रीडम क्या होगा? घटेगा। तो इसका मतलब उन्होंने कहा था, देखिए जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो देखिए फ्रीडम का एरिया छोटा होता जा रहा, हो रहा ना छोटा। तो जैसे जैसे अथॉरिटी बढ़ेगा फ्रीडम घटेगा। उन्होंने कहा था कि आज़ादी और पावर जो होता है दोनों में उल्टा रिलेशन है, क्योंकि फ्रीडम किसको चाहिए होता है? वर्कर को। और पावर किसको रखना होता है? मैनेजर को। एक मैनेजर हमेशा सोचता है कि पावर हम अपना हाथ में रखें। तो अगर एक मैनेजर पावर अपना हाथ में रखेगा तो वर्कर को फ्रीडम देगा क्या? नहीं, एकदम नहीं देगा। और अगर एक मैनेजर वर्कर को फ्रीडम देगा तो उसका हाथ से पावर धीरे 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 क्या होता जाएगा? वो सॉफ्ट होता जाएगा। जैसे आप लोग अपने घर में ही देखिए ना, जब आप बहुत छोटे होंगे तो आपके ज़िंदगी का सारा डिसीजन, हर एक चीज़ मम्मी पापा करते होंगे। उस समय मम्मी पापा अपने हाथ में पावर रखते थे और आपके लाइफ में फ्रीडम बहुत कम था। धीरे धीरे लाइफ में जैसे आप बड़ा होते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपका लाइफ का फ्रीडम बढ़ता जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप पूरा फ्री हो जाएंगे, आपको कोई टोकने वाला ही नहीं रहेगा, कोई आपको बोलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब अथॉरिटी पूरा खत्म, कंप्लीट फ्रीडम। तो जैसे जैसे अथॉरिटी बढ़ता है फ्रीडम जो है घटता है, और जैसे जैसे अथॉरिटी घटता है फ्रीडम क्या होता है? वो बढ़ता जाता है। तो देखिए वही बात यहाँ पे उन्होंने कहा था टेनेनबॉम ने, उनके हिसाब से 7 लीडरशिप स्टाइल होता है। फाउंडर ऑफ कंटिन्यूम थ्योरी, ये तो हो गया। मैनेजरल ग्रिड का थ्योरी किसने दिया था बताइए? ब्लैक नहीं है बाबू, बहुत ब्लैक एंड मॉर्टन, हर दिन ब्लैक ब्लैक करते रहते हैं आप लोग। ब्लैक क्या बाबू? ब्लैक, हाँ ब्लैक, लेक नहीं, ब्लैक बॉब ही है उसमें। कोई बच्चा बोला लेक नहीं, ब्लैक से ब्लैक, बी को क्यों बोल जा रहे? अच्छा, मैनेजरियल ग्रिड लीडरशिप के हिसाब से, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना? बस यही सब तो याद रखने का है बापू, बेसिक क्वेश्चंस था इसमें। लीडरशिप का मतलब अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, रूटीन वर्क ऑफ इंडिविजुअल, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, या फिर एक्सप्लॉइटिंग पीपल। देखिए अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाब देना होता है, रूटीन वर्क मतलब रेगुलर काम करना होता है। लीडर, देखो लीडर जवाब किसको देता है? लीडर तो खुद लीडर है। रूटीन वर्क, लीडर का भी डेली वर्क तो वर्कर लोग परफॉर्म करते हैं। इन्फ्लुएंसिंग, दूसरों को अफेक्ट करना अपना व्यवहार से, अपना सोच से, अपना मेंटालिटी से। एक्सप्लॉइटिंग पीपल मतलब लोगों को मारना पीटना, जैसे अफगानिस्तान में होता है। अफगानिस्तान का नाम सुने ना आप लोग, तालिबान का नाम। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग वहाँ का जो लीडरशिप है, वहाँ का लीडरशिप क्या करता है? लोगों के साथ एक्सप्लॉइटेशन करता है, मारना पीटना, डराना धमकाना। अब बात समझे ना, ये होता है एक्सप्लॉइटिंग पीपल। और हम लोग का देश में क्या? कंप्लीट फ्रीडम, जो करना है करो। तो इन्फ्लुएंसिंग पीपल लास्ट पॉइंट है इस पेपर का।
विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन बिहेवियर, व्यवहार के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से कौन सा लीडरशिप स्टाइल था? ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, कंटिन्यूम लीडरशिप। कंटिन्यूम लीडरशिप, उसको बिहेवियरल लीडरशिप भी बोलते हैं। सो बाबू पेपर ये वाला तो कंप्लीट हो गया। चलिए